इसका मतलब जिस आदमी के हाथ की बनी रोटियां समीर अभी खा रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। रात के ठीक 1:45 बज रहे थे। हाईवे नंबर 48 पर दूर दूर तक किसी दूसरी गाड़ी की हेडलाइट नजर नहीं आ रही थी। घने कोहरे और काली रात ने पूरी सड़क को अपने आगोश में ले रखा था। कबीर अपनी एसयूवी कार के स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़े हुए था। उसकी आंखें थकान से भारी हो रही थीं, लेकिन सड़क के खतरनाक मोड़ों की झपकाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कार के अंदर का माहौल बेहद शांत और तनावपूर्ण था। कबीर के बगल वाली सीट पर नेहा बैठी थी, जो लगातार अपने मोबाइल में नेटवर्क खोजने की कोशिश कर रही थी। कोई फायदा नहीं है कबीर, पिछले 20 किलोमीटर से सिग्नल पूरी तरह गायब है। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। पीछे की सीट से एक गहरी सांस छोड़ने की आवाज आई। वो समीर था, जो भूख के मारे बेहाल हो चुका था। उसने आगे झुकते हुए कबीर से कहा, भाई कबीर, अगर अगले 10 मिनट में कहीं खाना नहीं मिला तो मैं भूख से यही दम तोड़ दूंगा। दोपहर को उस छोटे से ढाबे पर जो खाया था वो कब का हजम हो चुका है। समीर, तुम हर वक्त सिर्फ खाने के बारे में कैसे सोच सकते हो? तुम्हें दिख नहीं रहा बाहर कितना अंधेरा है? मुझे ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। कबीर, प्लीज गाड़ी मत रोकना, हम सीधे शहर पहुंचकर ही कुछ खाएंगे। शहर अभी यहाँ से कम 80 किलोमीटर दूर है रिया। और सच कहूं तो गाड़ी का फ्यूल भी पता नहीं क्यों कम दिखा रहा है, जबकि मैंने आज सुबह टंकी फुल करवाई थी। अगर रास्ते में कोई जगह मिलती है तो हमें रुकना ही पड़ेगा। कार अपनी रफ्तार से बढ़ती रही। हेडलाइट की तेज रोशनी कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक सड़क के बाईं ओर एक टिमटिमाती हुई पीली रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे कार पास पहुंची, एक पुराना लकड़ी और टिन की छतों से बना ढाबा उभर कर सामने आया। ढाबे के बाहर एक पुराना लोहे का बोर्ड टंगा था। उस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, सत्यम भोजनालय। देखो ढाबा। चलो कबीर, गाड़ी रोको, भगवान ने हमारी सुन ली। नेहा ने खिड़की के कांच से बाहर झांकते हुए थोड़ा संकोच किया। कबीर, ये ढाबा कुछ ज्यादा ही पुराना और सुनसान नहीं लग रहा? यहाँ हमारे अलावा एक भी गाड़ी नहीं खड़ी है। हाईवे पर इस वक्त वैसे भी ट्रैफिक कम है नेहा, कम से कम यहाँ रोशनी तो है। चलो थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं, पैर भी सीधे हो जाएंगे। कार के रुकते ही एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैल गया। चारों दोस्त गाड़ी से नीचे उतरे। रात की ठंडी हवा ने उनके बदन में एक सिहरन पैदा कर दी। यहाँ कोई है? कबीर ने ढाबे के अंदर कदम रखते हुए थोड़ा ऊंचे स्वर में आवाज दी। उसकी आवाज खाली ढाबे में गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है ये बंद है। चलो यहाँ से वापस गाड़ी में बैठते हैं। रुको जरा, अंदर बर्तनों की आवाज आ रही है। तभी ढाबे के पिछले हिस्से से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष रही होगी। उसकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी और उसने एक बेहद मैला धोती कुर्ता पहन रखा था। उसकी आंखें धसी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। सबसे अजीब बात उसकी चाल थी।
वो बिना कोई आवाज किए बिल्कुल शांत कदमों से उनकी तरफ बढ़ रहा था। आइए बाबूजी, बैठिए। बूढ़े ने अपनी सूखी और भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज ऐसी थी मानो कई सालों बाद उसके गले से कोई शब्द निकला हो। बाबा, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। बूढ़े के चेहरे पर एक धीमी रहस्यमयी मुस्कान उभरी। हाँ बेटा, जो कहोगे सब मिलेगा। इस रात के वक्त जो भी भटक कर यहां आता है उसे मैं भूखा नहीं जाने देता। यहां सब मिलता है। ठीक है बाबा, आप हमारे लिए 4 प्लेट दाल, सूखी सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां ले आइए। नेहा ने माहौल को सामान्य करने की कोशिश करते हुए कहा। बूढ़ा बिना कुछ बोले धीरे से पलटा और वापस उसी अंधेरे के पीछे चला गया। चलो, आखिरकार खाना तो मिलेगा। लेकिन नेहा की नजरें अभी भी उस अंधेरे पर टिकी थीं। उसने गौर किया कि जब वो बूढ़ा उनके पास खड़ा था तो हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। ऐसी गंध जो आमतौर पर पुरानी बंद पड़ी जगहों या सीलन से आती है। तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लगा? इसमें अजीब क्या है नेहा? बूढ़ा आदमी है, इस उम्र में भी रात को काम कर रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है। नहीं कबीर, मैं उसकी उम्र की बात नहीं कर रही। नेहा ने चारों तरफ देखते हुए कहा। इस ढाबे की दीवारों को देखो, यहाँ इतनी धूल जमी है जैसे महीनों से सफाई ना हुई हो। और वो बल्ब, ध्यान से देखो, उस पर मकड़ी के इतने बड़े बड़े जाले हैं। अगर ये ढाबा रोज खुलता तो क्या ऐसा होता? रिया, जो पहले से ही डरी हुई थी, नेहा की बात सुनकर और घबरा गई। नेहा प्लीज डराओ मत, मुझे वैसे ही यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। कबीर वापस चलो यार। अरे यार, तुम लड़कियां भी ना, बस 2 मिनट में खाना आ जाएगा, खाकर तुरंत निकल चलेंगे। करीब 10 मिनट बाद वो बूढ़ा आदमी अंदर से एक बड़ी लोहे की ट्रे लेकर बाहर आया। ट्रे में 4 स्टील की प्लेटें और कटोरियां थीं, जिससे भाप उठ रही थी। खाना देखने में बिल्कुल ताजा और बेहद स्वादिष्ट लग रहा था। लो बाबूजी, खाओ। समीर ने बिना वक्त गवाए तुरंत एक रोटी उठाई और दाल के साथ उसका टुकड़ा मुंह में डाल लिया। वाह बाबा, क्या स्वाद है! ऐसा खाना तो मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाया। कबीर और नेहा ने भी खाना शुरू किया। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन रिया चुपचाप अपनी प्लेट को देख रही थी। उसका मन गवाही नहीं दे रहा था। अचानक नेहा का हाथ रोटी तोड़ते हुए बीच में ही रुक गया। पीले बल्ब की रोशनी सीधे मेज पर पड़ रही थी। कबीर की परछाई फर्श पर साफ दिख रही थी। समीर और उसकी खुद की परछाई भी बन रही थी। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी टेबल के बिल्कुल कोने पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था, तब नेहा की नजर नीचे फर्श पर गई। उस बूढ़े आदमी के पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। बल्ब की रोशनी उसके शरीर के आर पार तो नहीं जा रही थी, लेकिन फर्श पर उसके वजूद का कोई अक्स नहीं बन रहा था। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन नहीं, वहां वाकई कोई परछाई नहीं थी।
कबीर, क्या है नेहा, खाने दो ना। कबीर, नीचे फर्श पर देखो। कबीर ने नेहा के चेहरे पर असली खौफ देखा। उसने धीरे से अपनी नजरें नीचे फर्श पर दौड़ाई। कबीर का दिमाग सन्न रह गया। बूढ़े की कोई परछाई नहीं थी। यही नहीं, कबीर ने एक और भयानक चीज नोटिस की। उस बूढ़े के पैर, जो धोती के नीचे से थोड़े दिख रहे थे, उनकी उंगलियां पीछे की तरफ झुकी हुई सी लग रही थीं। समीर, खाना बंद करो। क्यों भाई, क्या हुआ? मैंने कहा खाना बंद करो। कबीर इस बार थोड़ा तेज और सख्त आवाज में बोला। रिया, जो पहले से ही डरी हुई थी, तुरंत खड़ी हो गई। क्या हुआ कबीर, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वो बूढ़ा आदमी जो अब तक शांत खड़ा था, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। क्या हुआ बेटा? खाना पसंद नहीं आया क्या? मेरे हाथ का खाना तो सबको बहुत पसंद आता है। जो भी यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। बूढ़े की आवाज अब पहले जैसी बुजुर्ग नहीं थी। उसमें एक अजीब सा भारीपन और गूंज थी, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। बाबा, हमें देर हो रही है, ये लीजिए पैसे, हम निकल रहे हैं। पैसे? बूढ़ा अजीब तरह से हंसा। उसकी हंसी रीढ़ की हड्डी में कंपन पैदा करने वाली थी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती बेटा, मुझे तो बस साथ की जरूरत होती है। कबीर, गाड़ी की चाबी निकालो, चलो यहाँ से। तुम लोग गाड़ी की तरफ भागो, मैं अंदर काउंटर पर बिल बुक देख कर आता हूँ, या इसके पीछे कोई और है तो उसे बुलाता हूँ। कबीर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। वो असल में ये पक्का करना चाहता था कि क्या ये कोई प्रैंक कर रहा है या वाकई यह कुछ बहुत गलत है। कबीर, मत जाओ अंदर। लेकिन कबीर ढाबे की रसोई के अंदर दाखिल हो गया। रसोई के अंदर कदम रखते ही कबीर को एक तेज झटका लगा। जो खाना बाहर इतनी भाप छोड़ रहा था, ताजा लग रहा था। अंदर रसोई का नजारा उसके बिल्कुल उलट था। पूरी रसोई में मकड़ी के घने जाले थे। चूल्हा बरसों पुराना और टूटा हुआ था, जिस पर जंग की मोटी परत चढ़ी थी। वहां कोई गैस सिलेंडर नहीं था, कोई बर्तन साफ नहीं था। अगर यहां चूल्हा जला ही नहीं तो वो खाना कहां से आया? कबीर के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसकी नजर रसोई के कोने में पड़ी एक पुरानी टूटी हुई अलमारी पर गई। उस अलमारी पर कुछ पुराने अखबार बिखरे पड़े थे। कबीर ने आगे बढ़कर एक अखबार को उठाया। वो अखबार पूरी तरह पीला पड़ चुका था और धूल से सना था। कबीर ने उस अखबार की तारीख पर नजर डाली, 14 मई 2016। ये आज से ठीक 10 साल पुराना अखबार था। कबीर की नजर मुख्य पृष्ठ की हेडलाइन पर गई। हेडलाइन पढ़ते ही उसके पैर कांपने लगे और हाथ से अखबार छूटकर नीचे गिर गया। अखबार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हाईवे नंबर 48 के सत्यम भोजनालय में रात को शॉर्ट सर्किट से लगी भयानक आग। सिलेंडर फटने से ढाबा मालिक सत्यराम की जलकर दर्दनाक मौत। प्रशासन ने ढाबे को हमेशा के लिए किया सील। हेडलाइन के ठीक नीचे एक धुंधली सी तस्वीर छपी थी। वो तस्वीर उसी बूढ़े आदमी की थी जो बाहर उनके साथ खड़ा था। कबीर का गला पूरी तरह सूख गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो छाती चीरकर बाहर आ जाएगा। इसका मतलब
जिस आदमी के हाथ की बनी रोटियां समीर अभी खा रहा था, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। भागो! कबीर रसोई से पागलों की तरह चीखते हुए बाहर निकला। समीर, नेहा, रिया, गाड़ी की तरफ भागो, वो इंसान नहीं है, भागो। जल्दी करो कबीर, वो देखो। रिया ने ढाबे की तरफ उंगली उठाई। वो बूढ़ा आदमी अब ढाबे की सीमा से बाहर निकलकर कच्चे रास्ते पर आ चुका था। वो चल नहीं रहा था, उसके पैर जमीन से करीब 1 इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थी और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। तुम लोग मुझे छोड़ कहां जा रहे हो? कबीर ने आखिरकार चाबी लगाई और इंजन स्टार्ट किया। कार का इंजन एक तेज आवाज के साथ चालू हो गया। कबीर ने तुरंत गियर डाला और एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से पैर रख दिया। कार के टायर कीचड़ और मिट्टी को पीछे फेंकते हुए मुख्य हाईवे की तरफ बढ़े। पूरे रास्ते किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। 2 घंटे बाद वे शहर के मुख्य पुलिस स्टेशन में बैठे थे। कबीर ने इंस्पेक्टर को रात की पूरी घटना सुनाई। इंस्पेक्टर ने उनकी पूरी बात सुनी और कहा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो जो जिंदा वापस आ गए। 10 साल पहले वहां एक भयानक हादसा हुआ था। तब से वो जगह सरकारी तौर पर बंद है, लेकिन पिछले 5 सालों में उस हाईवे से गुजरने वाले कई मुसाफिरों ने शिकायत की है कि रात के वक्त वहां एक ढाबा दिखाई देता है। अजीब बात यह है कि जो भी उस ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकता है, उसकी गाड़ी अगले दिन हाईवे के किनारे खाई में मिलती है। कार के अंदर लोग मरे हुए मिलते हैं, लेकिन उनके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं होता। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, जैसे उन्होंने कोई बेहद खौफनाक चीज देख ली हो। सर, लेकिन हमें वो ढाबा बिल्कुल असली लगा था। यही तो उस जगह का छलावा है। वह आत्मा आज भी वहीं भटक रही है और अपने ढाबे को जिंदा रखे हुए है। वह हर साल नए मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती है। उन चारों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनकी जान बच गई और उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज के बाद कभी भी किसी अनजान और सुनसान जगह पर नहीं जाएंगे।